साहिवाल ब्रीड हमने सिलेक्शन किया, तो ये ज़्यादा टेम्परेचर में भी जो है सर्वाइव कर सकती है, बहुत कम खाती है, ये खास बीमारी इसमें जल्दी से आती नहीं है, तो ये आराम से 12-13 लीटर दूध देती है, 6, 7, 8 महीने तक भी देती है। 40, 45, 50 गायें रेगुलर मिल्किंग में रहती है। यहीं से बोतलों में भर के और जो है दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करते हैं। 72 रुपए से लेके 80 रुपए। सपोज कीजिए हमें गुड़गांव सप्लाई करना है तो 72 रुपए पर लीटर है। दिल्ली के अंदर सप्लाई करना है तो 4-5 रुपए जो कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्ट की बढ़ जाती है, तो वहाँ पे जो है 80 रुपए तक भी है। नोएडा अगर सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे 90 रुपए भी दे रहे हैं। घी हम 1250 रुपए पर केजी जो है देते हैं। हमारा ये जो फार्म है ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म है। प्लास्टिक का ड्रम है, इसको आप हॉरिजॉन्टल कट कर लीजिए, ठीक है, और ये लोहे का जो स्ट्रक्चर बना के और इसको जो है अच्छे से नट बुलट से जो है इसको कस लीजिए। और किसी भी टाइप का फंगस या इस टाइप का ना इसमें लगेगा नहीं, और आपके पशु में ना फंगस जाना है, ना सीमेंट जाना है, ना कंक्रीट जाना है, कोई ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है। ये 600-700 रुपये में ड्रम आता है। काटने वाला ले लेगा 50 रुपये, सीमेंट वाला वो, उसमें आप मानिए इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात है पशु आगे के लिए ज्ञापन होता ही नहीं है। दूध से हमें इतनी इनकम नहीं है जितनी हमें इसके गोबर और गोमूत्र से जो इनकम है। पास गोबर का मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ क्या क्या करते हैं हम। गोबर से जैसे ऊपर से जैसे हमने उठाया उसको हमने अग्निहोत्र के कंडे बना लिए। 6 क्यूबिक मीटर के 2 बायोगैस है, तो उससे हमें जो है बायोगैस मिल जाती है। सर्दियों में तो लालटेन भी चलती हैं पशुओं के लिए, जैसे उनका चाट बाट होता है वो सब उन्हीं से बनता है। उससे नीचे का जो रहता है उसको हम वर्मी कंपोस्ट में जो है डालते हैं। डेयरी फार्म जो है वो मतलब फेल होने का कारण क्या होता है, वो लोग स्ट्रक्चर बहुत हैवी बना देते हैं, मतलब बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं, जबकि जो पशु पक्षी होते हैं ये नेचुरल तरीके से रहना पसंद करते हैं। किसान भाइयों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं 120 साहिवाल गायों का लो कॉस्ट डेयरी फार्म। इस फार्म से जो दूध निकलता है उसको 90 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, इसके साथ ही इसके निकलने वाले घी को 1200 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। साथ ही ये जो फार्म है इसमें नेचुरल तरीके से गायों को रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इस फार्म के बारे में कि किस तरीके से इस फार्म में गायों को नेचुरली रखा जाता है, कैसे इस फार्म को चलाया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल में। काफ़ी किसान भाई आपको पहले जानते हैं, सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना जो फार्म है यहाँ का लोकेशन के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ये फार्म विजय भाई कोटपुतली और जो पावटा, कोटपुतली नया डिस्ट्रिक्ट बना है राजस्थान में, पावटा और कोटपुतली के बीच में चौकी गोवर्धनपुरा पड़ता है। चौकी गोवर्धनपुरा के राजनोता रोड पे है, मतलब कि मेन NH 8 से केवल 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये फार्म है यहाँ पर। ओके, तो सर जैसे कि आज का हमारा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो है कि जिस तरीके का आपने डेयरी फार्म बना रखा है, हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया हम भी घूमते हैं और काफ़ी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के डेयरी फार्म हमने भी देखे हैं, लेकिन आपने जो डेयरी फार्म बना रखा है उसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे कि किस तरीके का आपने ये मॉडल बनाया है, वो थोड़ा सा आप मेरे को समझाइए। इसमें सबसे पहले हमने भी ऐसे ना बहुत सारे फार्म विजिट किए ऑल ओवर इंडिया में, तो लोगों ने हमें बताया कि स्ट्रक्चर पे जो है अच्छा खर्चा करना चाहिए ताकि मक्खी मच्छर वगैरह ना आए, है ना। और भी बहुत सारे लोगों ने हमें अलग अलग व्यू दिए कि भाई कच्चा भी आप बना सकते हो, तो कच्चे में क्या है अपने यहाँ पे आंधी वगैरह आती है तो इतना मतलब वाइबल नहीं है। और फिर हमने लोकल अपने जो ये मतलब जो अपने बड़े बूढ़े होते हैं उनसे हमने डिस्कस किया, तो उन्होंने हमें बताया कि आप जितना ज़्यादा नेचुरल होए वो बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। फिर बेसिकली हम जो है गुरुजी ताराचंद बेल जी के भी उसमें रहे तो उन्होंने भी हमें बताया। तो लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी डेयरी फार्म जो है वो मतलब फेल होने का कारण क्या होता है, वो लोग स्ट्रक्चर बहुत हैवी बना देते हैं, मतलब बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं, जबकि जो पशु पक्षी होते हैं ये नेचुरल मतलब कि नेचुरल तरीके से रहना पसंद करते हैं। तो हमने यही किया कि आज चारों तरफ तो पेड़ पौधे लगाएंगे ताकि छाया रहे और जो है धूप में ज़्यादा मतलब कि लू ना लगे। दूसरा हमने स्ट्रक्चर बनाया लोहे का और इस पे पुआल से जो है ना इंटरनली इसको कवर किया ताकि जो हीट ऊपर से जो सनलाइट गिरेगी तो हीट होने तो मतलब पशुओं को हीट ना लगे। दूसरा ऊपर से हमने जो है इसको कोटेड किया कि सनलाइट जो है डायरेक्ट ना पड़ के, अगर पड़ती भी है तो एब्जॉर्ब कम करे, हीट कम से कम मतलब हो रही। और हमने जो स्ट्रक्चर बनाया वो जैसे सपोज कीजिए गाय जो है 10 बाई 10 का एरिया में रहना चाहती है, एक पशु 10 बाई 10 का एरिया में है, तो 10 बाई 10 का एरिया गाय के लिए या जो है भैंस के लिए या किसी भी जानवर के लिए वो एरिया हमने फिक्स किया। उससे डबल एरिया उसको घूमने फिरने के लिए हमने डिसाइड किया। ओके जी। तो अब तो मैं ये जानना चाहूँगा आपने इसकी शुरुआत कब की थी, कितनी गायों से शुरुआत की और अभी आपके पास में कितनी है? हमने ये विजय भाई शुरुआत 120 गायों से की थी। ये दोनों तरफ जो है नांद बनी हुई है। 120 गायों का हमने स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था और ये 12 अगस्त 2020 को
हम पहली बार जो है गायें लेके आए थे। 120 गायें एक साथ लेके आए थे। ठीक है। हाँ। तो अब जैसे मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि एक गाय को 10 फीट की उसकी जगह चाहिए होती है, उसके डबल उसको घूमने के लिए जगह चाहिए होती है। तो आपका ये जो शेड है कितने एरिया में है, शेड कितने एरिया में है, इसके साथ में ओपन एरिया कितना है, वो थोड़ा सा आप मेरे। ये देखिए, हमने 20 फीट की गैलरी छोड़ी हुई है। ठीक है। 20 फीट गायों के लिए छोड़ा हुआ है जी। और 40 फीट जो है हमने ओपन एरिया घूमने फिरने के लिए छोड़ा हुआ है गायों के लिए। तो इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई लगभग इसकी है 120 फीट के आसपास है। ओके। हाँ, 120 फीट की तो लंबाई हो गई। हाँ, लंबाई हो गई। और ये जो है 20 फीट की चौड़ाई और 40 फीट, मतलब 60 फीट ये हो गया। 60 फीट ये हो गया। 60 और बीच वाली गैलरी 20 फीट की 20 फीट की हो गई। ठीक है। ये गैलरी अपने को इसलिए बनानी पड़ेगी ताकि हम जो है, क्योंकि पशुओं के उस साइड से अगर हम इनको चारा या जो भी चीज़ डाल रहे हैं तो वहाँ से तो डालने से रहे, तो यहाँ से डालना ईजी रहता है जी। गैलरी से दोनों तरफ, उस साइड से भी डाल दी, इस साइड से भी डाल दी, पशु को भी डिस्टर्बेंस नहीं हुई और अपना भी जो है इजीली जो है इनको खाना चाट वगैरह जो भी बात डालना है वो सब इसी तरीके से डाल सके। अब जैसे ये तो हुई शेड की बात, अब मैं जैसे एक मेन चीज़ देख पा रहा हूँ कि अक्सर जो भी लोग फार्म बनाते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे ईंटें लगा रखी है, पीछे जो हम शेड बनाते हैं उसमें वो फर्श कर देते हैं, सीमेंट या कंक्रीट डाल के कर देते हैं, फिर पीछे जो घूमने वाला एरिया है सिर्फ उसको वो मिट्टी डाल के रखते हैं। लेकिन आपने शेड में जो गाय जहाँ पे बैठी है वो भी आपने मिट्टी डाल के ही बनाया, तो वो थोड़ा सा आप मेरे को समझिए। ये देखिए, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग गौमूत्र कलेक्शन भी कर लेते हैं, है ना, उसलिए भी वो लोग पक्का कर देते हैं। तो देखो, ये सब जो पशु पक्षी होते हैं ये सब नेचर प्रेमी होते हैं, है ना। तो हमें कोशिश तो देखिए, हम कहीं से लेके आए, वहाँ पे ये ऐसे रह रहे थे, मतलब कैसे ओपन बिल्कुल, मतलब कि कोई वो पैड वगैरह नहीं था, बट हम इनको यहाँ पे लाके और सडनली जो है उसको पैड पे रखना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या होता है, पशु जो है ना जल्दी से एडजस्ट नहीं होता, और गाय तो स्पेशल नहीं होता क्योंकि गाय बहुत सेंसिटिव होता है, तो गाय तो जल्दी से बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या किया कि हमें जो गौमूत्र चाहिए होता है, तो हम दूध निकालने से पहले, जो भी हमारे 3-4 बंदे हैं वो दूध निकालने से पहले जो है आराम से, मतलब कि गाय को हाथ फेर के फिरा के और जो है ना आराम से कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे लिए ये था कि हम तो ये चाहते हैं कि जो प्रकृति की चीज़ है वो प्रकृति के अकॉर्डिंग अगर उसको पाले पोसे और रखें तो अच्छा रहेगा, और हमारे लिए बहुत मतलब बढ़िया भी रह रहा है अब तक। ठीक है। तो अब जैसे मैं बात करना चाहूँगा गायों के बारे में, तो सबसे पहले आपके पास में कौन सी ब्रीड आपने सेलेक्ट की है, कौन सी ब्रीड है, वो थोड़ा सा आपने। हाँ विजय भाई, ये भी था कि भाई हम कंफ्यूज थे कि हमें कौन सी ब्रीड का सिलेक्शन करना चाहिए। तो हमने गुजरात भी गए, हम हरियाणा में भी हम देख के आए, राठी हरियाणवी वो है ब्रीड है, गुजरात में जो है था ये अपनी गिर नस्ल है। पर जब हमने देखा, हम रुके भी वहाँ पे 2-2 3-3 दिन कि यार देखते हैं कि दूध में क्या वो है। फिर हमने गिर का देखा, तो गिर गाय, गिर और सोमनाथ में तो जो है 10-10 12-12 लीटर दूध दे रही होती है। पर जब अपने अजमेर में कई लोगों की डेयरियाँ देखी, वहाँ पे विजिट किया, तो उनकी गायें जो है 3-4 लीटर दूध दे रही हैं। फिर हमारे यहाँ पे भी एक लोकल पावटा में एक बंदे ने अच्छा स्ट्रक्चर बना के 2-3 करोड़ रुपए लगा के उन्होंने भी किया। तो उन्होंने हमको बताया कि यार आप लोग ना अपनी देसी जो राजस्थान की ब्रीड है, आप थार पारकर, आपकी साहिवाल, आपकी कांकरेज, ये गायें आप लेके आओ। मैंने गलती की है, आप लोग ये गलती मत करना। तो हमें कभी भी ब्रीड सिलेक्शन के टाइम पे क्या करना चाहिए, हमें अपनी जो लोकल ब्रीड है वो ही सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट में वो ही सूटेबल है। वो ही जो है हमें अच्छे से, मतलब कि ना एक अच्छी, मतलब अच्छे उसमें एनवायरनमेंट में रहेगी तो उसका अच्छे उसका मतलब हेल्थ रहेगा, और हेल्थ अच्छा है तो वो हमें अच्छा जो है मिल्क देगी। तो हमने फिर अपनी साहिवाल ब्रीड हमने सिलेक्शन किया। इसकी 4-5 खूबियाँ रहती हैं। एक तो ये ज़्यादा टेम्परेचर में भी जो है सर्वाइव कर सकती है, दूसरा बहुत कम खाती है, ये लंबे पीरियड जो है दूध देती है, और वैसी कोई ख़ास बीमारी इसमें जल्दी से आती नहीं है। जी ठीक है। तो ये तो हुई नस्ल की बात। अब जैसे एक चीज़ और आती है, किसान भाई हमें काफ़ी बार पूछते हैं और काफ़ी किसान कंफ्यूज होते हैं जो डेयरी फार्मिंग में आना चाहते हैं। उनका सवाल ये होता है कि हम हमारी जो इंडियन ब्रीड है उनके ऊपर जाएं या फिर जो HF ब्रीड है उनके ऊपर जाएं, तो उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, HF और जो जर्सी है, HF है, ये गायें दूध तो देती हैं, पर ये मानिए इनका जो कॉस्ट है, पर लीटर जो कॉस्ट है इनकी, वो इतनी ज़्यादा पड़ जाती है, और 2 या 3 साल के बाद गाय जो है ना बिल्कुल, मतलब कि ना
ना तो आगे के लिए वो ज्ञापन होती है और ना जो है वो दूध देती है। क्योंकि वो बिल्कुल इतना ज़्यादा मिल्किंग हम उससे निकाल लेते हैं, उस हिसाब से हम उसको न्यूट्रिशन नहीं देते हैं। फीड दे रहे होते हैं भाई, चलो ठीक है, कैल्शियम दे दिया इसको, ये दे दिया, वो दे दिया, बट हम उसको एक बैलेंस डाइट नहीं दे पाते हैं। तो दूसरा क्या है, कुछ A2 और A1 में कंट्रोवर्सी भी है। तो और दूसरा मैं तो यही कहता हूँ कि हमें देसी गौपालन के ऊपर ही जो है जाना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में जिसकी डिमांड है, जितनी दूध की डिमांड है, वो आप उसको 30 रुपये लीटर 40 रुपये लीटर बेच लोगे HF को, बट ये अपना जो A2 मिल्क होता है, ये आप अगर पता करोगे दिल्ली NCR में, जयपुर में लोग 120 भी बेच रहे हैं। भाई आपसे 60-70 रुपये ले लेंगे, वो आगे जाए 120 बेचे, चाहे 150 भी मैंने नोएडा में सुना है कि 150 रुपये पर लीटर बोतल के अंदर जो है बहुत सारी कंपनी जो है वो मिल्क जो है बेच रही हैं। तो हमें एक वो ब्रीड सिलेक्शन करना है जो हमें जो है अपनी डेयरी जो लंबे समय तक चले, बीमारियां कम से कम आए, ताकि क्योंकि बीमारियां कम आएंगे तो डॉक्टर कम आएगा, तो जो कॉस्ट डॉक्टर को दे रहे हैं या जो है मेडिसिन में जा रही है वो भी तो हमारा प्रॉफिट ही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाँ वो भी है। फिर खारी भी बहुत ज़्यादा, वो जो HF होती है आप उसको कितना डाल दीजिए, वो खाती भी बहुत ज़्यादा है, तो दूध देती हैं। तो देखा जाए तो लास्ट में मुझे तो लगता है ले दे के अपना बराबर चाय हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे आपने बात की कि हम इन्हें जो पशु आहार देते हैं या फिर अपन जो चारा देते हैं, डाइट की बात आई, आपने बताया कि हमें जो डाइट देनी है वो संतुलित होनी चाहिए। तो आप इन्हें क्या क्या देते हैं, संतुलित डाइट कैसे हम मेंटेन करें, वो भी आप थोड़ा सा। हाँ विजय भाई, हमारा ये जो फार्म है ये सर्टिफाइड फार्म है, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म है। ये 5th ईयर साल हमें जो है चल रहा है। हम जो है जो इनके लिए जो नेपियर है, इनके लिए जो रजगा, कासनी है ना, ये सब है। हम इनको मोरिंगा के भी जो है वो खिलाते हैं, क्योंकि मोरिंगा आपको पता है सुपर फूड है। हमारे पास लेमन ग्रास भी है, लेमन ग्रास भी जो है इनके चारे में देते हैं। और जो ड्राई और वेट का जो बैलेंस है तो 60-40 का रखना चाहिए। मानसून में आप उसको 50-50 कर सकते हो, क्योंकि 50 में मानसून के अंदर जो है ना हरा चारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप उसको 50 ड्राई और 50 वेट, मतलब सूखा और गीला चारा आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जो है देते हैं, वो हम एक डिजीज जो बीमारियां होती हैं उसको कैसे प्रिवेंटिव करें उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब जैसे आप जो हरे चारे की और सूखे चारे की आप बात कर रहे थे, सूखे चारे में आप कौन कौन सा देते हैं पूरे साल भर, और हरे चारे में कौन कौन सा आप देते हैं वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँ। सूखे चारे के अंदर तो देखिए अपना जो है गेहूं का भूसा होता है, अपना इसका बाजरे का भूसा होता है, वो चलता है साल भर, 6 महीने वो चलता है, 6 महीने वो चलता है। बाकी बीच में हम जो है अपना थोड़ा बहुत ग्वार भी रहता है, मूंगफली का थोड़ा बहुत दे सकते हैं, कोई वो नहीं है। बाकी गीले चारे के अंदर जो है अपना नेपियर हो गया, मोरिंगा की जो है पत्तियाँ हो गई, फिर अपना क्या नाम है, अपना ये रजगा है, कासनी है, और जेंजवा घास भी है, अपनी लेमन ग्रास की पत्तियां भी रहती हैं, वो सब भी देते हैं। ओके, ठीक है। अब ये बातें हुई। अब जैसे मैं एक चीज़ देखता हूँ, नॉर्मली हम किसी भी डेयरी फार्मिंग, कोई भी किसान डेयरी फार्मिंग कर रहा है या फिर हम कोई भी चीज़ करते हैं, उसमें बीमारियां हमें देखने को मिलती है, कोई ना कोई बीमारी तो जानवरों में आती है। तो आपको कौन सी बीमारी देखने को मिली है या फिर कौन कौन सी बीमारियाँ आती है और उनसे हम कैसे निपटें, वो थोड़ा सा आप मेरे को। हाँ विजय भाई, बेसिकली ना लोग जब यहाँ पे आते हैं ना तो वो यही कहते हैं कि यार आपके यहाँ पे हमें कोई मक्खी मच्छर किसी टाइप की दुर्गंध नहीं देखने को मिलती है। बहुत लोग विजिट करते हैं हमारे यहाँ पे, देश भर से लोग आते हैं, तो उनका कहना यही है कि यार आप ऐसा क्या करते हो कि मक्खी मच्छर या दुर्गंध नहीं रहता है जी। तो बेसिकली हम गुरुजी ताराचंद बेल जी टेक्निक, कृषि टेक्निक जो है TCBT, हम उसको फॉलो करते हैं। यह टेक्निक ऊर्जा विज्ञान के ऊपर आधारित है, और अपने जितने भी जो खेती से रिलेटेड, जो मतलब आध्यात्म से रिलेटेड या खेती से रिलेटेड जो बुक्स हैं, कृषि पाराशर, कृषि गीता, अपना वृक्ष आयुर्वेद, उसके अंदर जो ऊर्जा विज्ञान के फॉर्मूले हैं जो हम खेती में यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। क्योंकि प्रकृति सुगंधित पुष्टिवर्धनम पे आधारित है। आप जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे वैसी ही इकोलॉजी क्रिएट होएगी और वैसे ही जीव आने शुरू होंगे। जैसे सपोज करो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको कि गंदे नाले के पास, वो शहर का हो चाहे गांव का हो, वहाँ पे मक्खी मच्छर इल्ली ये सब बिच्छू केकड़ा ये सब रहता है, सुअर रहेगा, बट हमने कभी वहाँ पे मोर को नाचते हुए नहीं देखा, कोयल को गीत गाते हुए नहीं देखा। तो वो रीज़न यही है क्योंकि उस गंदे नाले की इकोलॉजी है नेगेटिव इकोलॉजी। तो हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, चाहे वो खेती में हो, चाहे वो पशुपालन में हो, चाहे हमारा घर हो, सुगंधित पुष्टिवर्धनम। तो हम कोशिश यही करते हैं कि
सुबह और शाम नित्य अग्निहोत्र होता है, ये कंपलसरी है। ठीक है। जो यहाँ पे रहते हैं वो करें, चाहे हम यहाँ पे रहते हैं तो हम करेंगे। तो अग्निहोत्र के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ किसान भाई जो भी देख रहे हो चैनल को। तो अग्निहोत्र एक ऊर्जा विज्ञान आधारित एक हवन होता है। इसके 5 ही रूल हैं। पहला रूल ये है कि पात्र का जो साइज़ होता है, जो यूटेंसिल या जो पात्र होता है वो परफेक्ट साइज़ है। डॉक्टर रामेश्वर मिश्र जो कानपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने 25 साल इस पात्र के ऊपर काम किया कि इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट सब चेक किया, क्योंकि इस पात्र की साइज़ जब तक परफेक्ट नहीं होगी तो वो जो भस्म बनती है, जो ऐस होती है भस्म, वो एक्टिवेटेड नहीं होती है। वो एक्टिवेट नहीं होगी तो वो राख ही है। और प्रकृति में राख का इतना ज़्यादा महत्व नहीं है जितना एक्टिवेटेड चारकोल का है। वो एक्टिवेटेड चारकोल बनता है जिसके अंदर 52% ऑक्सीजन होती है और 48 टाइप के मिनरल्स हैं। ये पूरा टेस्टेड है, इसकी लैब रिपोर्ट है। दूसरा इसका रूल है, देसी गौ माता के कंडे होने चाहिए, क्योंकि देसी गौ माता के कंडों से ही फॉर्मलिन, फॉर्मल्डिहाइड, बीटा प्रोपिलीन, ऑक्सीजन ये गैसें निकलती हैं। ये गैसें केवल आपके एनवायरनमेंट को सैनिटाइज नहीं करती हैं। जो बंदा हवन कर रहा होता है, क्योंकि हमें पता है आज के दिन एनवायरनमेंट में इतना फंगस, इतना वायरस हो गया है कि अगर पड़ोसी के घर में भी अगर सपोज करो कोई पशुपालन हो रहा है तो वहाँ से मक्खियाँ तो कैरी फॉरवर्ड करती है, तो हवा करती है किसी डिजीज़ को या फिर मक्खियाँ करती हैं। तो वो अपने यहाँ पे आने लग जाएंगी तो अपने पशु बीमार होने लग जाएंगे। तो जब ये हवन होता है तो ये कम से कम 7 एकड़ चारों तरफ इतना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है फंगस और वायरस से। तो ये जो गैसें होती हैं ये पूरे एनवायरनमेंट को सैनिटाइज करती हैं। आपके जो बंदा कर रहा होता है उसके फील गुड हार्मोन सीक्रेट करती हैं। तीसरा इसका रूल है, जलाने के लिए आप भीमसेन कपूर यूज करो या जो है अपना गूगल होता है उसको जलाने के लिए, कंडों को जलाने के लिए इसको यूज करो। चौथा जो रूल है वो थोड़ा सा घी चाहिए होता है, थोड़ा सा 2 आहुति के लिए चावल चाहिए होते हैं, चुटकी भर। और 5वां जो रूल है वो टाइमिंग का है, क्योंकि इंडिया में 3.5 घंटे सनसेट के लगते हैं, 3.5 घंटे सनराइज के लगते हैं। तो हर जगह का टाइमिंग अलग अलग है। तो एक ऐप है अग्निहोत्र बडी करके, डॉक्टर उर्लिच जो जर्मनी साइंटिस्ट है उन्होंने इस ऐप को डेवलप किया है। माधव आश्रम वाले जो है इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस अग्निहोत्र का अपने पूरे भारत भर में। और गुरुजी ताराचंद बेल जी ने इसको कृषि के अंदर और जो पशुपालन के अंदर जो है वो बता रहे हैं। तो आप जब वो ऐप इंस्टॉल करके अपनी लोकेशन सेट कर लीजिए, वो टाइमिंग आ जाएगा। परफेक्ट टाइम पे 2 आहुति का अग्निहोत्र आपको करना होता है और उसको करने के बाद आपको वहीं पे छोड़ना होता है। और तो क्या होता है, दिन में जब हम करेंगे तो सूर्य से जितने भी जो है एलिमेंट्स होते हैं, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, वो सब इसके अंदर समाहित होते हैं। रात के समय करेंगे तो चंद्रमा की रोशनी से इसके अंदर माइक्रोब्स आते हैं, जितने माइक्रोब्स होते हैं प्रकृति में वो सब आते हैं। और ये सब विजय भाई टेस्ट रिपोर्ट है, ऐसे नहीं है, वर्बली नहीं है। और मैं भी पहले इन चीज़ों को नहीं मानता था, पर क्या है, प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें ऑटो सेकंड्स के अंदर घटित होती हैं। जैसे पृथ्वी घूम रही है पर हमें किसी को फील नहीं हो रहा है, बट घूम रही है, साइंटिस्टों ने प्रूव भी किया है और ऐसा है भी। फिर उसके बाद ऑटो सेकंड्स के अंदर ऐसा का मतलब हो गया कि 1 सेकंड का 1000वां भाग वो आपको मतलब कि आप उसको फील नहीं कर सकते हो, बट आप मतलब आप उसको घटित होते हुए नहीं देख सकते हो कि कितनी स्पीड से घटित हो रहा है। जैसे हमिंग बर्ड जो पक्षी होता है 1 सेकंड में 70 बार उसके पंख फड़फड़ाता है, बट हम उसको नहीं देख पाते हैं नेक्ड आई से, ओपन आई से। बट आप उसको आजकल जो है ऑटो सेकंड्स वाले कैमरा आ गए हैं, हम उसको इजीली आराम से फोकस करके देख सकते हैं। ऐसे प्रकृति में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो अनसीन होती हैं, पर जब वो घटित हो जाती हैं, जब वहाँ पे जो रिजल्ट मिलता है वो ऑसम होता है। तो मैं भी नहीं करता था बिलीव, पर जब से कर रहा हूँ तो इतने सारे मतलब सरप्राइज जैसे वो मिल रहे हैं। प्लांट अपने आप ग्रोथ कर रहे हैं, गौ माताएँ जो है बिल्कुल खुश रहती हैं, है ना, किसी टाइप का मक्खी मच्छर वगैरह ये सब भी नहीं रहता है। और दूसरा ये है कि डिजीज़ आए नहीं। एक तो मैंने ये बताया कि मक्खी मच्छर नहीं आएंगे तो डिजीज़ आएगा ही नहीं। दूसरा क्या है, आप जो किसान भाई जिन डेयरी फार्मिंग बंदों ने डेयरी कर रखा है, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग गन चिकित्सा कीजिए। गन चिकित्सा का मतलब क्या है, गूगल, अगर, मगर, तगर, सूखे हुए फूल, चावल, घी, लोबान, इन सब को नेगेटिव चीज़ नहीं। आप उसमें जो है, मैं देखता हूँ गाँव में कोई लोग पता नहीं जो है मिर्ची डाल देते हैं, उसका धुआं करते हैं, ये सब नहीं, नेगेटिव चीज़ें नहीं। जो दुर्गंध है वो आपने को करना ही नहीं है, सुगंधित पे आधारित करना है। तो आप शाम के टाइम पे या सुबह जब भी आपको लगे, मोटे वाले कंडे लीजिए, चाहे वो गाय के हो, भैंस के हो, चलेंगे। गन चिकित्सा में कोई भी कंडे चलेंगे, बट अग्निहोत्र के अंदर केवल और केवल देसी गौ माता के कंडे। फिर आप इसमें
आप उनको निर्धुम कर लीजिए, मतलब जला लीजिए, और जब अंगारा बन जाए तो उसमें ये जो मैंने बताया ना आपको सारी चीज़ें, चावल, लोबान, गुगर, अगर मगर तगर, सूखे फूल, आपका जो, तो ये सारे जितने मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मतलब कि ये ऊर्जा देने वाली चीज़ें हैं और एनवायरनमेंट को सुगंधित करते हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूँ जो के अंदर नियोन को छोड़ के सारे एलिमेंट होते हैं, केवल नियोन नहीं होता, बाकी सारे एलिमेंट होते हैं। ऐसे अजवाइन में फास्फोरस और जो है एक एलिमेंट और होता है, तो वो भी बहुत होता है उसमें। तो ये क्या होगा, ये जब पशु जब इसकी जो वो आएगी तो उससे पशु को जो है एनर्जी भी मिलेगी, और जब सुगंधित एनवायरनमेंट होएगा तो केवल सुगंधित जीव भी आएंगे। सुगंधित पशु पक्षी मतलब कबूतर, चिड़िया, ये सब आपके जो है उसमें डेयरी में आना शुरू कर देंगे, कोयल, ये सब। तो बेसिकली हम ये 2 चीज़ें कर रहे हैं, जिससे डिजीज़ तो कोई मतलब ही नहीं है कि आने का है। हमारे लिम्पी के टाइम पे जो डिजीज़ आई थी, उस टाइम पे हमारी कोई भी गाय के अंदर किसी भी टाइप का कोई मतलब लिम्पी नहीं देखने को मिला था। और किसान भाई बहुत विजिट करते हैं, ओपन है सभी के लिए आने के लिए। और भी छोटे छोटे काम हैं, जैसे गाय को चर्म रोग ही नहीं हुए, कभी खाज खुजली नहीं हुए, तो अपने को क्या करना है, ऊर्जा जल, मतलब कि वो जो अग्निहोत्र किया है, तो अग्निहोत्र की भस्म 1 ग्राम पर लीटर पानी में और फिटकरी 1 ग्राम पर लीटर के पानी में आप उसको मिलाइए, मिला के पशु को नहलाइए उससे। फिर एक और फॉर्मूला है बायो एंजाइम, आंवले का बनाइए, और जो है आप नींबू का भी बना सकते हैं। 1 किलो गुड़, 3 किलो फल और 10 लीटर पानी एयर टाइट करके 90 दिन के लिए रख दीजिए। जब वो बन जाए तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप उसको पानी में मिलाइए, और वो जो पानी का आपने अग्निहोत्र की भस्म और फिटकरी जो मिलाया था, उससे पशु को नहलाइए। महीने में 1 बार भी नहला देंगे आप, तो आपको पशु की किसी भी टाइप की कोई चीचड़, चर्म रोग बिल्कुल भी नहीं होगा। अग्निहोत्र की भस्म इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, 52% ऑक्सीजन है, 48 टाइप के माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम। आप पशुओं को जो चारा डाल रहे हैं, आप उसमें थोड़ा थोड़ा इतना आप वो उसमें डालते जाइए। क्योंकि देखिए प्रकृति में जितनी भी डिजीज़ होती हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से होती हैं। ऐसे मैं बात करूँ कैल्शियम, तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है, अर्थराइटिस होगा। आयरन की कमी से क्या होगा, अपने को जो है ब्लड में ल्यूकेमिया हो जाएगा। जिंक की कमी से क्या होगा, वायरस अटैक करेगा। ठीक है, कैल्शियम, जिंक, आयरन। उसके बाद फास्फोरस की कमी से अपनी जो हड्डियां मजबूत नहीं बनेंगी, है ना। तो जब ये सब चीज़ें जाएंगी जो है अपने को, क्योंकि गौ माता अपने को दूध दे रही है, जो भी पशु दूध दे रहा है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। माइक्रोन्यूट्रिएंट है तो नैनो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट है, थोड़ा सा भी डालेंगे तो भी बहुत बड़ा पावरफुल इसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। बाकी जैसे खुरपका आ जाता है, थनेला बीमारियों से बहुत लोग परेशान हैं, तो जिनके आ रखा है थनेला, वो क्या करो, एलोवेरा जो रहता है, एलोवेरा की लीफ लो, उसको कट कीजिए, और कट करने के बाद उसमें थोड़ा 2-3 चुटकी हल्दी डालिए, और वो दूध निकालने के बाद उसका लेप लगा दीजिए। थनेला जिनके आ रखा है वो कीजिए। और अनार, नींबू, एक नींबू कट करके अपने पशुओं को खिलाइए। एक वीक लगातार खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो आप 2-4 दिन में एक बार एक नींबू खिलाइए। अनार के छिलके अनार खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए, और अनार के छिलके जो है वो अपने जो भी पशु अपना है उसको खिलाइए। पक्का 100% गारंटी है, किसी भी टाइप का थनेला, खुरपका। अच्छा, अग्निहोत्र की भस्म को आप इनके जो है, इनका जहाँ पे वो जो रहता है ना, उसमें भी डालिए। हमारी जो नांद है जो ये बनी हुई है, ये हमने बहुत सारी जगह R&D करने के बाद बनाई। तो मेरी रिक्वेस्ट किसान भाइयों से यही है कि आप ये जो प्लास्टिक का ड्रम होता है, प्लास्टिक का ड्रम है, इसको आप हॉरिजॉन्टल कट कर लीजिए। ठीक है। और ये लोहे का जो स्ट्रक्चर बना के, और इसको जो है अच्छे से नट बुलट से जो है इसको कस लीजिए। ठीक है ना। फिर क्या होता है, देखो वो जो सीमेंट और ईंट से जो बनाते हैं, उसका डिसएडवांटेज क्या होता है, अगर हमारे को भी कोई हमारे को भी कोई सीमेंट या कंक्रीट ये खिलाएगा तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा, हमारे को स्टोन हो जाएगा, हमारे को भूख नहीं लगेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। ऐसे पशुओं के साथ भी होता है। तो हमें कोशिश तो यही करना चाहिए, या तो आप जो रबड़ की, जो पक्का रबड़ होता है उसकी जैसे पुराने समय बनती थी, वो नांद बनाइए, या जो है लकड़ी की नांद बनती थी पहले, लकड़ियों की, आप कहीं पे भी रख के पशु को, धूप आ रही तो धूप में चारा खिला दीजिए, अंदर अगर बारिश आ रहा है तो अंदर रख के खिला दीजिए, वो चलती थी, या तो वो प्रेफर कीजिए।
तो वो क्या ड्यूरेबल नहीं होती हैं। तो हमने ये किया कि बड़े स्केल पे अगर कमर्शियल फार्मिंग ये करना है अपने को, डेयरी पालन करना है, तो हमें इस टाइप का ड्रम लिया हमने। और इसमें क्या किया, इसको क्या है, इसको वॉश करना ईजी रहता है, क्लीन करना ईजी रहता है। तो हम क्या करते हैं, 20% ऊर्जा जल, जो मैंने आपको अग्निहोत्र की भस्म और फिटकरी बताया था, उसको लीजिए पानी में, और जो भी कपड़ा से है इसको आराम से ईजिली आप साफ कर सकते हैं। तो वीकली हम इसको क्लीन करते हैं। एक वीक करते हैं इससे, सेकेंड वीक करते हैं आपका जो है क्या नाम है इसका, जो जैव रसायन बताया मैंने नींबू आंवला का, उससे करते हैं। ठीक है, तीसरा जो है आप 10% गौमूत्र, आप उससे भी कर सकते हो एक वीक में। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे हम जो है इनको क्लीन करते रहते हैं। और किसी भी टाइप का फंगस या इस टाइप का ना इसमें लगेगा नहीं। और आपके पशु में ना फंगस जाना है, ना सीमेंट जाना है, ना कंक्रीट जाना है। आपने 20-25% जो है डिजीज़ तो आपने यहीं पर प्रिवेंटिव कर लिया। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। जो हमने किया है वो एक्सपीरियंस मैं सब आप लोगों को साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जैसे इसमें मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि हम सीमेंट यूज़ नहीं करते हैं, सीमेंट पेट के अंदर जाती है। काफ़ी लोग हमें इस वीडियो में ये कहेंगे कि आप प्लास्टिक भी तो यूज कर रहे हैं, क्या प्लास्टिक उनके पेट के अंदर नहीं जाएगा? देखो उसके बारे में बिल्कुल ठीक है। देखिए प्लास्टिक बहुत सारा टाइप का होता है जी। तो एक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जी, है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक क्या वो जल्दी डिग्रेड होता है वो। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा मतलब इसकी थिकनेस अच्छी होती है, मोटी, इतना जल्दी से ये होता नहीं है। फिर भी क्या है, हमने डिसाइड किया था कि हम 5 साल बाद इसको रिप्लेस कर देंगे। ये हमको शायद 3.5 साल हुए हैं अभी, आराम से हमें लग नहीं रहा है कि ये ज़्यादा वो हुआ है। ये जो घिसाई है ना यहाँ पे जो दिख रही है, ये हमने ग्राइंडर से जो है ना इसको वो किया था ताकि इनको देसी यहाँ से टुकड़े इसके निकले नहीं, निकाले, हाँ, तो ताकि जो है ना मतलब पशु के लगे नहीं। तो हमने यहाँ से ग्राइंड करके इसको स्मूथ बनाया था। बाकी अगर आप देख रहे हो ना तो आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई देखो पूरा अंदर से पूरा वैसा का वैसा ही है ना। तो 5 साल बाद इसको रिप्लेस कीजिए, ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है इसका, कोई ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है। ये 600-700 रुपये में ड्रम आता है, काटने वाला ले लेगा 50 रुपये, तो इसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, रिप्लेस कर दीजिए। बट आप उसमें अगर वो जो है सीमेंट वाला वो, उसमें आप मानिए इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात है, पशु आगे के लिए ज्ञापन होता ही नहीं है। सीमेंट चली गई पेट में, कंक्रीट चला गया पेट में, तो आगे के लिए बहुत बड़ी समस्या है। बजरी रेता होता है, बजरी होती है, वो भी जाती है पेट में। क्योंकि जो बेल होता है ना, बेल से जो है घिस घिस के, और पशु जब चाटता है ना तो भी धीरे धीरे वो निकलना शुरू कर देता है। तो भाई हमने देखा है ये, और हमने डेयरिया विजिट करी तो हमें ये चीज़ें मतलब वहाँ पे लगे कि ये चीज़ें हमें ना यूज नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए हमने ये ऑप्शन रखा। बट जो भी लोग देखते हैं वो यही अप्रिशिएट करते हैं कि यार आप लोगों का ये जो मॉडल है बहुत अच्छा है। अब जैसे आपने पीछे जो पानी पिलाने का जो सिस्टम बना रखा है, उसके बारे में आप थोड़ा सा समझाइए कि वो क्या, किस तरीके से बना रखा है, ये क्या सिस्टम है? ये देखिए, इसको कनेक्ट किया हुआ है वहाँ से बोर से, और पानी जो है एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो मैंने अग्निहोत्र की भस्म बताई थी वो डाल दीजिए, चूना डाल दीजिए, ठीक है, जैव रसायन डाल दीजिए जो बताया था आपको, और सडरस। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताया नहीं कि बीमारियां आए नहीं, है ना, तो वो सडरस भी पिलाते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको, वो एक अलग स्टेप में रहेगा कि इसका क्या एडवांटेज है। हाँ जी। तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि आपका जो डेली का शेड्यूल है, सुबह इनको चारा कब दिया जाता है, मिल्किंग कब होती है, वो सारी चीज़ें में थोड़ा सा 5 बजे जो है गर्मियों में जो है 4:30-5 बजे के आसपास रहता है। मॉर्निंग में जो है इनको जो है चारा डाल दिया, हरा मिक्स करके वो डाल दिया। गर्मियों के लिए जैसे बाजरे को जो है ना उसको उसके चक्की से पीस के, उसको पीसते तो नहीं है कुछ, मतलब उसको वो कर लेते हैं, उसका दलिया बना लेते हैं, वो सब बना के वो सब दिया। फिर उसके बाद में अपना जो भी खिलाते हैं, है ना, गेहूँ भी खिलाते हैं, वो सब रहता है ये सब इन सब चीज़ों के। ठीक है। तो और शाम को क्या टाइमिंग रहती है? शाम को 3:30-4 बजे इनको तकरीबन 3 बजे जैसे इनको जो है चारा डाल देंगे, और 4:30-4 बजे के 4:30-5 बजे के आसपास इनका मिल्किंग जो है कर लेते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं इससे जो हमें रेवेन्यू मिलता है, प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इससे मिल्किंग आपको कितनी होती है, या फिर इसके जो जैसे गोबर है, गौमूत्र है, उनके क्या क्या आप यूज़ करते हैं, वो थोड़ी चीज़ें में जानना। हाँ, सबसे पहले आप मिल्किंग के बारे में। विजय भाई, ये बड़ी वो मतलब विडम्बना की बात है कि हम गोबर गौमूत्र को मतलब बिल्कुल वेस्ट समझते हैं जी। बल्कि अगर देखा जाए तो मैं तो ये कहता हूँ, अगर हम इसको जब तक वेस्ट समझेंगे गोबर गौमूत्र को, तब तक हमें डेयरियाँ लॉस में ही देखने को मिलेंगे। हमने क्या किया हुआ है, देसी गौ माता जैसे दूध में तो भाई 10, 12, 13 अच्छी केयरिंग करोगे तो आप 13 लीटर आराम से देती हैं। साहिवाल ब्रीड की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये आराम से 12-13 लीटर दूध देती हैं, और 6, 7, 8 महीने तक भी देती हैं। देखिए, जब डिजीज ही नहीं आएगा, आगे की रेगुलर जो है ज्ञापन होती रहेगी, तो दूध मिल्किंग में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं,
हमने हमारे पास गोबर का मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ क्या क्या करते हैं हम। गोबर से जैसे ऊपर से जैसे हमने उठाया, कुछ ऊपर से उठाया, उसको हमने अग्निहोत्र के कंडे बना लिए। ठीक है, जैसे अग्निहोत्र करते हैं वो, और गन चिकित्सा करते हैं वो, उसके लिए। और वो बायोगैस की यूनिट है उस साइड में। दो बायोगैस 6 क्यूबिक मीटर के 2 बायोगैस है, तो उससे हमें जो है बायोगैस मिल जाती है। ठीक है, ये इधर जैसे लालटेन लगाते हैं सर्दियों में, तो लालटेन भी चलती हैं पशुओं के लिए, जैसे उनका चाट बाट होता है वो सब उन्हीं से बनता है, बट्टियाँ हैं। फिर उससे नीचे का जो रहता है उसको हम वर्मी कंपोस्ट में जो है डालते हैं। वर्मी कंपोस्ट रहता है जो नीचे का जो रहता है, जिसकी मिट्टी लगी रहती है, उसको हम वहाँ पे जो है डाल के उसको डिकम्पोज करते हैं प्रॉपर ढंग से, है ना। तो गोबर को हमने 3 जगह डिवाइड किया। बायोगैस से हमने बायोगैस मिल गया, मतलब कि गैस मिल गई। वर्मी कंपोस्ट में यूज़ किया, अपने को वर्मी कंपोस्ट मिल गया खेती के लिए। गोमूत्र के लिए हम जो है अर्क भी बनाते हैं, अलग अलग टाइप के बनाओ। गिलोय डाल दिया आपने तो गिलोय अर्क बन जाएगा, तुलसी डाल तो तुलसी अर्क बन जाएगा। ठीक है, दूसरा हम पंचगव्य बनाते हैं, तो पंचगव्य में भी जो है गोमूत्र यूज होता है। फिर एक सजीव जल बनता है, सजीव जल में भी जो है गोमूत्र यूज होता है। फिर और तो छोड़ो, मैं तो ये कहता हूँ खेती और पशुपालन ये शुरुआत से ही, आदिकाल से मतलब एक दूसरे के पूरक रहे हैं। तो अगर हम खेती कर रहे हैं और पशुपालन नहीं है तो भी हमारी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पशुपालन कर रहे हैं, खेती नहीं कर रहे हैं, तो गोबर गोमूत्र हमारे लिए वेस्ट है। तो जो ऑर्गेनिक में जो आजकल जो कंपनियां वो बनाती हैं, क्या यूरिया बना रही हैं, तो वो गोमूत्र से ही एक्सट्रैक्ट करके नाइट्रोजन बनाती हैं। जो यूरिया का जो ऑप्शन है वो गोमूत्र ही है। तो गोमूत्र जैसे गोमूत्र को कलेक्ट करके 20 से 30 लीटर पर एकड़ हमें 15-15 दिन में अपनी खेती में चलाना चाहिए। हाँ, आप चाहे यूरिया DAP का ज़बरदस्त ऑप्शन है। हम लोग छोटे स्केल पे नहीं, 1150 एकड़ के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, हम इनका खूब यूज़ करते हैं बहुत बड़े तरीके से। तो ये अब आप देखिए कि आपने, अगर हम दूध की बात करें तो मैं बता रहा हूँ, दूध से हमें इतनी इनकम नहीं है जितनी हमें इसके गोबर और गोमूत्र से जो इनकम है। क्योंकि मेरे अच्छे से ध्यान है, 2020 के अंदर हमने तकरीबन मानिए 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का केवल इस फार्म के लिए 22 एकड़ के लिए गोबर और जो है गोमूत्र खरीदा था। 2,30,000 का शायद ऐसे है, लोकल मतलब किसी उससे गौशाला से। ठीक है, तभी हमारे दिमाग में आया कि यार हम इतने बड़े स्केल पे अगर काम करेंगे तो हमें गोबर और गोमूत्र अपने यहीं से ही जो है करना पड़ेगा। तो मेन तो यही है कि, और किसान भाई भी जो है गोपालन कर रहे हैं, वो भी मुझे लग रहा है कि जिसकी खेती है वो भी कर रहे हैं, और जो वैसे भी करना चाह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आप लोगों को ना बायोगैस की भी कमर्शियल यूनिट लगानी चाहिए, और वर्मी कंपोस्ट की भी कमर्शियल यूनिट लगानी चाहिए, और डिकम्पोज करने के लिए भी एक अलग से यूनिट लगाओ। फिर आप देखो, अगर आपका गोबर या वर्मी कंपोस्ट 5 से 7 रुपए 8 रुपए किलो बिक रहा है, तो मैं कहता हूँ नॉर्मली 8 रुपए नॉर्मली बिक रहा है। भाई गाय ने अगर 10 किलो गोबर दिया, सुबह दिया, शाम, दिन भर 20 किलो गोबर दिया, 15 किलो मान लो, 15 किलो से आपके 8 किलो जो है क्या हुआ, 8-9 किलो आपका वर्मी कंपोस्ट बना, कुछ जो है उससे वो बना। तो आप इसको तो सीधा 8 रुपए से 8 को गुना कर लो, तो भाई और कुछ भी कर लो। गोमूत्र जो है आराम से 10-20 रुपए 30 रुपए लीटर। गुजरात के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेयरी फार्मिंग में, वो लोग जो है वो सोना तक भी निकाल रहे हैं। सोना तक तो हम क्या यार, इसको जो है खेती के लिए यूज़ करें तो नाइट्रोजन नहीं मिलेगा क्या हमें। और गौ माता में तो एक अपार संभावनाएं हैं, अगर हम इसको करना चाहें तो बहुत बड़ी ताकत है जी। जैसे गोबर और गोमूत्र के बारे में तो बात है, अब मैं बात करना चाहूँगा दूध के बारे में। दूध उत्पादन आपका कितना होता है, उसका आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ा सा। दूध देखिए 10 से 13 लीटर गाय आराम से दूध देती है, बहुत बड़े तरीके से, अगर आप अच्छा एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया हुआ है, और 6-7-8 महीने आराम से रेगुलर दूध देती है। तो 10 के हिसाब से आप देख लीजिए, अब उस हिसाब से आप गुना कर लीजिए। इसको हम क्या कर रहे हैं, यहीं से बोतलों में भर के और जो है दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करते हैं। 72 रुपये से लेके 80 रुपये, वो ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता है। सपोज कीजिए हमें गुड़गांव सप्लाई करना है तो 72 रुपये पर लीटर है, और यही चीज़ अगर हमें दिल्ली के अंदर सप्लाई करना है तो 4-5 रुपये जो कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्ट की बढ़ जाती है। तो वहाँ पे जो है 80 रुपये तक भी है। नोएडा अगर सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे 90 रुपये भी दे रहे हैं हम लोग। अच्छा जी, तो यहाँ से वहाँ तक आप सप्लाई करते हैं? हाँ, सप्लाई करते हैं। ठीक है, कुछ जो है एक्स्ट्रा रहता है तो घी भी निकालते हैं। ओके, तो फिर घी का क्या सिस्टम होता है? घी का ऐसा है, बेसिकली कमर्शियल मैंने इसलिए बताया है कि जो लोग कमर्शियल कर रहे हैं वो इस तरीके से करें। हमें ज़्यादा प्रॉफिट इस चीज़ से ना लेके, हम मतलब कि दूध से और घी से ना लेके हम ये सोच रहे हैं कि हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए वर्मी कंपोस्ट से, अपना डिकम्पोज जो खाद है, इसका जो गोमूत्र है, उससे हमें मिलता है। तो हम जो है दूध की बजाय इनसे ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं।
दूध से भी होता है। घी हम 1250 रुपये पर केजी जो है देते हैं। हाँ, जितना कॉस्टिंग होता है लगभग उसमें 50-60-100 रुपये का रहता है। हाँ, अगर जार में देते हैं तो जो जार की कीमत है 1 केजी की 50-60 रुपये, वो एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं और GST रहता है वो, बस। अब जैसे नॉर्मल आप मेरे को ये समझिए कि 120 गायें आपने बताया। हाँ। 120 गायें हैं, तो 120 गायें तो एक साथ में दूध देती नहीं है, क्योंकि हमें साल भर तो प्रोडक्शन चाहिए होता है। हाँ। तो कितनी गायें एक साथ में दूध देती रहती है और ये सर्कल कैसे आप मेंटेन करते हैं, वो भी आप थोड़ा सा देखिए, क्योंकि 120 गायें एक साथ में दूध देना स्टार्ट किया तो 8 महीने के बाद में पूरा फार्म बंद हो जाएगा। वो उसको साल भर भी अपने को रन करना है। क्या किया था विजय भाई, हमने क्या किया था कि जिस टाइम पे हम गए ना, तो हमें डेयरी फार्म हम बहुत सारे विजिट करे थे। सबने हमें अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि भाई आपको रेगुलर अगर वो चाहिए तो आप ऐसे ऐसे पशु जो है खरीद के लेके आना। ठीक है। हम एक गांव में जाके पशु खरीदे थे हमने, ऐसे नहीं किसी डेयरी में चले गए वहाँ से 10 ले लिए। एक गांव में जाके 8 से 10 दिन हमको लगे थे, तब हमने ये गायें जो है गौ माता खरीद के लाए थे। तो इसमें हमने कुछ गायें 30% गायें जो है वो जो 2-3 महीने बाद भी आने वाली होती है वो लेके आए थे। कुछ 30 से 40% जो है गायें ऑलरेडी जो है 10 से 15 दिन पहले ब्याई थी, वो लेके आए थे। ठीक है। कुछ गायें ऐसी थी जो 1 मंथ में जो है ब्यानी हो, तो इस तरीके से बैच अलग अलग लेके आए थे। तो उससे हमें क्या रहा कि हमें साल भर, जैसे भाई ये 10 गायें ड्राई हो गई तो ये 5 गाय नहीं ब्याह गई, तो इस तरीके से रहता है। मेरे हिसाब से 40, 45, 50 गायें रेगुलर मिल्किंग में रहती है, पूरे साल भर चलता रहता है। हाँ। ठीक है। जैसे दूध के बारे में हमने बात की कि इतना प्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ सेल करते हैं, ये सारी चीज़ें तो। लेकिन आजकल एक चीज़ मैंने देखी है और काफ़ी जगहों पर हम देखते हैं कि जो आजकल के छोटे बच्चे हैं, यदि आप उन्हें दूध पिलाना के लिए बोलते हैं कि आप दूध पी लो, तो वो चॉकलेट खाना या बाकी चीज़ें खाना पसंद करेंगे, लेकिन दूध पीने के लिए मतलब सोचेंगे नहीं या फिर उससे दूर भागेंगे। तो उसके पीछे क्या कारण है, वो थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी जानना चाहूँगा। इसके लिए विजय भाई क्या है, दूध में स्वाद ही नहीं रहा जी, क्योंकि आपने कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम ये सब चीज़ें अगर न्यूट्रिशन नहीं देंगे जी, तो जो मिल्क निकलेगा। फिर दूसरी बात, पशु इतना स्ट्रेस में रहता है जी, तो हैप्पीनेस वाला मिल्क कहाँ से मिल जाएगा। तो इसके लिए भी जो है ना हमने किया कि भाई कैसे क्या हो सकता है। तो हमारा एक म्यूजिक सिस्टम है, ये चलता है सुबह शाम। मिल्किंग से 1 घंटा पहले सुबह और 1 घंटा शाम को, दिन में चला देते हैं अमावस्या पूर्णिमा को। महामृत्यु में जाप चलता है, चलाना चाहिए सबको। और इसके अलावा एक फॉर्मूला है सडरस का, ये वृक्ष आयुर्वेद का फॉर्मूला है और गुरुजी ताराचंद बेल जी ने जो है इसको खेती में यूज़ करवाया है कि आप सब्जी का स्वाद जो लगी होती है, बेल या जो फल होते हैं उनका स्वाद कैसे बढ़ा सकते हो। तो हमने इसको यूज किया हमारे इस गौ माता के ऊपर। हमने उस सडरस का फॉर्मूला, मतलब कि 6 लीटर छाछ लेना है और 20-30 ग्राम आंवला पाउडर लेना है, या ताज़ा है तो आधा केजी आंवला को कुचल के आप उसमें डाल दीजिए और 1-2 घंटा रखने के बाद आप वो जो है आधा लीटर अपनी सभी गायों को पिलाइए। भाई कम से कम हफ्ते में या 10 दिन में तो एक बार नंबर आएगा, आधा लीटर 250 ml पिला दीजिए। इनका जो चारा होता है ना इसी में आप डाल दीजिए। ठीक है। तो क्योंकि प्रकृति में 6 रस हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसेला। तो 5 रस आंवला में होते हैं और 5 रस छाछ में होते हैं। और हमारी जो जीभ है वो भी 6 रस का स्वाद ले सकती है। तो जब 6 के 6 रस जाएंगे तो हमारी टेस्ट तो ऑटोमेटिक बढ़ना है। और ये तो फूड चेन है। फूड चेन में क्या है, आपने खेती में कुछ डाल रहे हो, वो आपके जो है उसमें आएगा, फ्रूट में आएगा या ग्रेन्स में आएगा या सीरियल्स में आएगा। उसको हम खा रहे तो हमारे अंदर हमारी उसकी एलिमेंट्स की पूर्ति होगी। सेम सिस्टम अपने पशुधन में है। हम अगर इनको सडरस पिला रहे हैं और इनके पेट में अगर सडरस जा रहा है और ये हैप्पी हैं, तो वो मिल्क में भी वो जो है टेस्ट आएगा। तो क्योंकि स्वाद ही नहीं है दूध में, तो बच्चा भी उसको इग्नोर मारेगा। और जब स्वाद वाला ये जैसे सडरस पिलाना, जैव रसायन पिलाओ, आप आंवले का भी पिला सकते हो, आप जो है आंवले का, नींबू का भी पिला सकते हो। फिर फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करने है तो बेलपत्र जो अमृत फल है, केला जो अमृत फल है, उसका बायो एंजाइम बनाइए, वो पिलाइए। 100% टेस्ट बढ़ता है, ज़बरदस्त बढ़ता है। ओके। जैसे एक चीज़ हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में सर्टिफिकेशन की। तो जैसे आपने दूध के बारे में बताया कि A2, A1 जो मिल्क होता है, उसमें भी क्या सर्टिफिकेशन का कोई सिस्टम है या फिर कैसे सर्टिफाई होता है, उसके क्या प्रोसेस है, वो भी आप थोड़ा सा मेरे को। विजय भाई, डेयरी सर्टिफिकेशन भी होता है जी। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है ना, ऐसे ही डेयरी के लिए A2 सर्टिफिकेशन होता है। ओके। वो भी क्योंकि देखो आप A2 बोल रहे हो जी, भाई कोई भी क्लाइंट आपके यहाँ पे तो आने से रहा, आपके सब सारे क्लाइंट तो नहीं आ सकते ना जी, जो खरीद रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो लोग
भाई आज के टाइम इतने बिजी शेड्यूल में सब लोग चाहते हैं कि भाई हाँ ये सर्टिफिकेट A2 की बात कर रहा है तो इसके पास सर्टिफिकेट भी है या नहीं है, और A2 सर्टिफिकेट देने वाली एजेंसी जो होती है वो भी कम से कम वो तो विजिट करके सर्टिफिकेट देगी। तो अपेडा के अंदर जो 29 एजेंसीज हैं उनमें से कुछ एजेंसी को A2 सर्टिफिकेशन की अथॉरिटी दी हुई है। जैसे अपने राजस्थान स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन रोका को दिया हुआ है, ऐसी शायद वन सर्ट के पास भी है, इको सर्ट के पास भी है, SGS के पास भी है। कुछ एजेंसी है जिनको A2 सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। तो आप अपेडा की वेबसाइट पे जाइए और जो 29 जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं उनमें से आप देखें कि इन सर्टिफिकेशन बॉडीज़ को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के अलावा A2 डेयरी सर्टिफिकेशन भी दिया हुआ है। आप वहाँ उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपके यहाँ पे विजिट करने आएंगे, प्रॉपर आपको गाइडलाइन बताएंगे और आपको उस हिसाब से आपको A2 सर्टिफिकेशन देंगे। तो आपकी मार्केटिंग में बहुत इजी रहेगा। आप A2 वर्बली नहीं बोल सकते हो कि A2 सर्टिफिकेशन है, जब तक आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वो देख के जाएंगे कि आप HF तो नहीं पाल रहे हो, आप जर्सी तो नहीं पाल रहे हो, तो वो हाँ देसी गौ माता है तो देसी गौ माता का A2 सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको। जी, तो वो किसान भाई वो करवा सकते हैं? हाँ वो करवाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ उससे आपको हो सकता है 5 से 10 रुपये एक्स्ट्रा भी आपको पर लीटर मिल सकते हैं। अब मेरे पास में 2 से 3 सवाल ऐसे हैं कि काफ़ी किसान हमसे पूछते हैं। एक तो वो युवा जो पहले से किसी जॉब में है और वो हमसे ये पूछते हैं कि मैं अभी ये जॉब कर रहा हूँ, ये जॉब छोड़ के मैं डेयरी फार्मिंग करना चाहता हूँ। अच्छा। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे उनको करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ा सा स्टार्टिंग कैसे करें? देखिए विजय भाई, इसमें क्या है, आप किसी बैंक के पास जाके बोलोगे ना कि मेरे को लोन कर दो डेयरी फार्मिंग का, कोई भी नहीं करके देगा। ठीक है, क्योंकि डेयरियाँ 90 से 95% डेयरियाँ फेल हुई हैं। उसका रीज़न यही है कि मेन चीज़ उनको पता ही नहीं है। उन्होंने वो क्या करते हैं, जो कॉर्पोरेट नौकरी कर रहे होते हैं वो एकदम से गांव में आके ऐसा स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, तो वो लोग क्या है, वो लोग विजिट ऐसी चीज़, क्योंकि विजिट ऐसी करते हैं वो जहाँ पे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा, गायें जो ब्रीड जो है सिलेक्शन ही अलग ही होगा, मतलब कि वहाँ के एनवायरनमेंट को सूट ही नहीं कर रही होगी, वो सब रहेगा। या जिसमें वहाँ पे गए हैं वो लोग उसको बोले कि हाँ गाय हमारे यहाँ से ले जाओ, इतने लाख का बुल है, 5 लाख का बुल है, 4 लाख का बुल है, 1.5 लाख की गाय है। वो जब आके यहाँ पे देखता है, मतलब जब लेके आता है तो पता चलता है 10-15 लीटर दूध बोला था, यहाँ पे 2 लीटर दूध नहीं दे रही है। तो मैंने भी बहुत सारी ऐसी डेयरियाँ देखी फेल देखी हैं, और ये डाटा ग्राउंड पे है विजय भाई। आप लोग भी पूरे देश भर विजिट करते हो, आप लोगों ने देखा है डेयरी बहुत कम है जो मतलब कि प्रॉफिट में है। तो एक तो मैंने आपको रीजन वो बताया, गोबर गौमूत्र को जो लोग वेस्ट समझते हैं वहाँ पे फेल होएगा। दूसरा, जो भाई इस बिज़नेस में डेयरी फार्मिंग में आना चाहते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है, आप छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए। छोटे लेवल बोले तो आप 3 गायें लाइए, 3 भैंस लाइए, जो भी लाना चाहते हो, जिस भी गोट फार्मिंग करते हो छोटे स्केल पे करो। पहले आप उसके ड्रॉबैक देखो, प्रॉफिट देखो, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप जब उसको चाहो। ठीक है। और कोई भी एकदम से स्विच मत करो। कई लोग क्या करते हैं, 1.5-2 लाख रुपए का पैकेज होता है, वो लोग एकदम से स्विच करके और जो है बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं और वो लॉस हो जाता है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ही नहीं होता क्या चीज़ खिलानी चाहिए, कब खिलानी चाहिए, क्या ब्रीड सिलेक्शन है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, मार्केट में रेट क्या चल रहे हैं, है ना, ये सब चीज़ें उनको पता ही नहीं होता है। तो मेरा कहना यही है कि छोटे स्केल पर शुरू करो, 3 से 5 पशु लेके आओ, उसको देखिए। आप सैटरडे संडे आप टाइम दे सकते हो तो आप खुद टाइम दीजिए, जॉब स्विच नहीं करना है। जॉब आप ये मानिए 15 से 20 हज़ार रुपये में एक बढ़िया कपल आपको आराम से मिल जाएगा, जो आपके 4-5 पशुओं का आराम से देख रेख कर सकता है। आप सैटरडे संडे जब भी वीकेंड है उस पर जाइए, या जो आपको छुट्टी होती है जब आप जाइए, आप देखिए, तो आपको पता लगेगा कि ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ हो रही है। फिर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास मार्केट है आज के दिन, और मैं मेरा इन सब जितने भी पंचगव्य है गौ माता का, उसको मैं मैनेज कर लिया मैंने, तो आप स्विच कीजिए, बड़े लेवल पे कीजिए, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में मिल्क की, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो मैं तो ये कहता हूँ। और मैं तो ये भी कहता हूँ, दूध में ना जाके आप लोग, इतनी डिमांड है चीज़ की, पनीर की, दही की, इनकी बहुत अच्छी डिमांड है। घी में भी मत जाओ, मैं तो कहता हूँ मत पड़ो चक्करों में, चीज़ की बहुत बड़ी डिमांड है। हाँ ठीक है। अब जैसे एक चीज़ मैं फिर से जानना चाहूँगा, जो नए लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, हमने ब्रीड के बारे में बात कर लिया था कि भाई ब्रीड तो हमें जो हमारी लोकल जो है वो ही सेलेक्ट करना, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है कि लोगों के दिमाग में आता है कि मैं जो HF ब्रीड है उनके ऊपर जाऊं या फिर अपनी देसी ब्रीड के ऊपर जाऊं। आपने बताया था पहले भी, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न आप क्लियर कर दीजिए, जो नए लोग आना चाहते हैं उनके लिए। ये देखिए, मैं तो यही कहता हूँ HF में, हाँ जो HF में जाना चाहते हैं, HF जर्सी में जाना चाहते हैं, जाइए। ओके। पर मैंने जो आपको ये चीज़ बताई है, क्या कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे,
ऐसे उनकी देख रेख करोगे, ये जो गण चिकित्सा ये करोगे, अग्निहोत्र करोगे नित्य, क्योंकि वो फेल कहाँ होती हैं, वो फेल वहाँ होती हैं जहाँ पे उनमें बीमारी आती हैं। या सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आगे के ज्ञापन नहीं होना, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और वो आगे की ज्ञापन नहीं होगी तो आपका 1 साल ख़राब होता है। 1 साल को HF को खिलाने के लिए आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आगे की ज्ञापन नहीं होती है, 1 साल भर उसको ड्राई पीरियड में मतलब चलाना पड़ता है गाय को, और सबसे बड़ा लॉस उसमें होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ दोनों ऑप्शन रख लो। आपको लग रहा है HF भी रखो, आपको लग रहा है देसी गौ माता भी रखो। मैं तो ये कहता हूँ भैंस भी रखो अगर आपको लग रहा है तो। हाँ, भैंस का चाहिए तो आप भैंस भी रखो, 3 पार्टों में कर लो। जिसमें आपको लगे आप उसको एक्सपेंड कर लो। HF में लग रहा है आपको बढ़िया प्रॉफिट है, HF का कर लो। देसी गौ माता का लग रहा है, देसी गौ माता कर लो। क्योंकि देखो सभी का एक बजट होता है कि मेरे को जो है 5 लाख खर्च करना है, मेरे को 10 लाख करना है, तो आप उसको डिवाइड कर लो 3 पार्ट के अंदर। भाई कुछ देसी गौ माता ले आओ, कुछ जो है HF भी ला के देख लो, जिसमें आपको देखो मार्केट का भी बड़ा वो है। कई जगह जो है केवल दूध मांगते हैं कि हमें दूध चाहिए, कैसा भी हो, भैंस का हो, गाय का हो, बकरी का हो, किसी का भी हो। कई जगह बिल्कुल मार्केट ऐसा है कि उनको देसी गौ माता का दूध चाहिए। और कई जगह ऐसा भी है जो हरियाणवी टच है, जैसे आपका नजफगढ़, बहादुरगढ़, गुड़गांवा, इधर पलवल, आपका ये फरीदाबाद, ये एरिया, ये लोग क्या है गाय के दूध को प्रेफर करते नहीं हैं। क्योंकि हरियाणा में तो क्या है दूध दही का खाना तो वैसे, तो वो लोग उनको लगता है कि गाय का दूध थोड़ा सा वैसे रहता है, तो हमें भैंस का ही चाहिए, तो भैंस सिलेक्शन करो। तो ये है। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट में जो यंगस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मेरा तो सभी जो भाई हैं जो जॉब छोड़ के स्विच करके, जो बिल्कुल स्ट्रेस में आज के दिन, और नौकरी तो धीरे धीरे AI खाए जाना है आगे आगे, तो टाइम है, प्रकृति के साथ आइए, जुड़िए, है ना, गोपालन कीजिए, पशुपालन कीजिए, फार्मिंग खेती कीजिए, है ना, पर एक छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे ना जाइए। मेरी तो रिक्वेस्ट यही है, एकदम से स्विच ना कीजिए। अगर आपकी सैलरी बढ़िया है, मैं तो कहता हूँ कि बिजनेस में भी वही बंदा आना, मतलब कि बड़े स्केल पे वही करना चाह रहा है जिसकी सैलरी बढ़िया है, 1-1.5 लाख रुपए है, हो सकता है 2 लाख रुपए, किसी 5 लाख रुपए भी, तो वही लोग देखो जिसके पास पैसा होगा वही सोचेगा इसके बारे में। तो वो लोग अगर सोच रहे हैं तो एक छोटे स्केल पे कीजिए, छोटे स्केल से धीरे धीरे आप आराम से ग्रोथ कर सकते हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मेरा रिक्वेस्ट यही है सभी से। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ से, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपने जो डेयरी फार्मिंग के बारे में जो यूनिक जानकारी दी है, ऐसी जानकारी शायद किसी वीडियो में नहीं होगी, या फिर लोगों को ऐसी जानकारी बिल्कुल कम मिलती है। तो उसके लिए हमारी टीम की तरफ से और जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं देश भर से, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।